एवरीवन, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। भाई आज हम क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं क्लास 9 हिंदी कोर्स बी के लिए। आज हम उन्हीं के लिए वीडियो लेकर आए हैं, तो उन्हीं के बारे में बात करेंगे। आप सभी के पास में 2 बुक्स हैं, व्याकरण है, लेखन है, बहुत कुछ दिया गया है। तो अगर अब बात करें तो 2 बुक्स में, एक बुक में आपके पास 10 अध्याय हैं जिन्हें हम पूरा कंप्लीट करा चुके हैं, डिटेल एक्सप्लेनेशन प्लस एनसीईआरटी क्वेश्चंस। फिर उसके बाद हमारी सेकेंड बुक है जो कि है संचयन भाग 1, उसमें भी आपके पास में 4 अध्याय थे, उन्हें भी हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के साथ कंप्लीट कराया। अब उसके बाद हमारे पास में आया व्याकरण। तो व्याकरण में आपके पास 6 टॉपिक्स थे, जिनमें 6 में से 2 टॉपिक्स मैं ऑलरेडी आपको कंप्लीट करा चुकी थी, जो था आपका अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद और दूसरा था उपसर्ग प्रत्यय। उसके बाद सिर्फ 4 आपके बचे टॉपिक। तो 4 टॉपिक में पहला था शब्द और पद, दूसरा अनुस्वार अनुनासिक, तीसरा था स्वर संधि, चौथा हमारे पास एक और टॉपिक है, वो है विराम चिन्ह, जिसे आज हम लेकर आए हैं आपके लिए। ठीक है, अब ये विराम चिन्ह क्या होते हैं? वैसे तो हम लोग बचपन से ही इन विराम चिन्हों से अच्छे खासे वाकिफ होते हैं, लेकिन अगर हम इनके नाम के बारे में बात करें, इनके सही इस्तेमाल के बारे में बात करें, तो शायद हम ये सारी चीज़ें नहीं जानते, नहीं समझते। तो आज कुछ हम ऐसा ही करने वाले हैं। विराम चिन्ह की बात करें तो सबसे जो हिंदी में पॉपुलर आपका विराम चिन्ह है वो है पूर्ण विराम। इसके अलावा बहुत सारे विराम चिन्ह और भी होते हैं, लेकिन हाँ, एक खासियत आपको खास तौर से बता दूं कि पूर्ण विराम को छोड़कर बाकी जितने विराम चिन्ह हैं, ये सभी विराम चिन्ह इंग्लिश में भी इस्तेमाल होते हैं और हिंदी में भी सेम होते हैं। सिर्फ पूर्ण विराम को छोड़ के हिंदी में पूर्ण विराम लगता है और इंग्लिश में लगता है फुल स्टॉप। ठीक है, एक ये फर्क होता है। तो चलिए आज जान लेते हैं सारे विराम चिन्हों के बारे में कि जो कि हमारे सिलेबस में है। अब याद रखिएगा कि हम जितनी भी आपको विराम चिन्ह करा रहे हैं, इनकी प्रैक्टिस भी आपके 2 बार में कराएंगे, जैसा कि हर उसमें हम कराते आए हैं, हर व्याकरण के टॉपिक में, कि पहले तो हम थोड़ा सा प्रैक्टिस कराएंगे, फिर उसके बाद उनके हम बहुविकल्पीय प्रश्न भी करेंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले देखते हैं हम डिटेल एक्सप्लेनेशन कि विराम चिन्ह क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी के बारे में। तो हम आज बात कर रहे हैं क्लास 9 हिंदी कोर्स बी की। इनके व्याकरण का टॉपिक है विराम चिन्ह। डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रही हूं मैं इसका, पूरी तरीके से आपको बताऊंगी कि क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई इन विराम चिन्हों का अर्थ क्या होता है। विराम का शाब्दिक अर्थ है रुकना या ठहरना। अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ की तरफ जाएं, जो शब्द है विराम, इसका मतलब है रुकिए या थोड़ी देर ठहर जाइए। वाक्यों को लिखते समय उसमें विराम या ठहराव को दर्शाने के लिए जिन चिन्हों द्वारा प्रकट किया जाता है, उन्हें विराम चिन्ह या पंक्चुएशन कहते हैं। विराम चिन्ह के प्रयोग से वाक्य अर्थपूर्ण एवं स्पष्ट हो जाता है। इनके अनुचित प्रयोग से अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। अब बात आती है कि विराम चिन्ह तो आपको समझ गए कि लिखते समय हमें कहाँ ठहरना है, कितना ठहरना है, इन सभी के हिसाब से विराम चिन्हों का इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर हम इनका सही इस्तेमाल नहीं करते, तो जो हम अर्थ बोलना चाह रहे हैं या समझाना चाह रहे हैं, उसका कुछ का कुछ हो जाता है। अब ये कैसे होगा ये मैं बताती हूँ, लेकिन उससे पहले ये जानिए कि विराम चिन्हों की आवश्यकता क्यों है। अब देखिए क्या होता है कि जब हम अपनी बात को बोलते हैं, जैसे हमने कहा, अरे तुमको यहाँ तक आने में इतना समय लग गया, अभी तक तुम कहाँ थे। तो देखिए यहाँ पर मैंने जब मैं बोल रही हूँ तो कहीं थोड़ा दूर रुक रही हूँ, कहीं ज़्यादा देर रुक रही हूँ, कहीं मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ। तो इस तरीके से मेरे बोलने से तो आप मतलब समझ गए और आप जवाब दे दोगे, लेकिन फिर मेरी इसी बोली गई बात को अगर हम लिखना चाहें, तो हम वो जो थोड़ी देर रुक रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा देर रुक रहे हैं, फिर उसके बाद हम पूरी तरीके से अपने वाक्य को ख़त्म कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमने क्वेश्चन किया है, ये सारी चीज़ें हम लिखते समय कैसे बयां करेंगे। इनको लिखते समय बयां करने का सही तरीका होता है इन विराम चिन्हों के द्वारा। बेसिकली क्या है, बोली गई बातों को लिखते समय सही भावों के साथ प्रकट करने के लिए विराम चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है, विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। बोलते समय तो हमने अपने भावों को प्रकट कर दिया, पर लिखते समय मेरे भाव कैसे प्रकट होंगे, क्योंकि मेरी लिखी गई बात को जब कोई पढ़ेगा तो उसे मेरे भाव कैसे समझ में आएंगे। तो उन्हीं भावों को समझाने के लिए हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। ठीक है,
अब बारी आती है कि अगर हम इन विराम चिन्हों का सही जगह इस्तेमाल नहीं करते तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। चलिए देखते हैं कैसे। क्या है, गाड़ी रोको मत जाने दो। ठीक है, अब देखिए जब हमने यहां पर अल्प विराम लगाया तो हम इसके बाद रुके, गाड़ी रोको मत जाने दो। ठीक है, ये हुआ, तो इसका हमारा सीधे सीधे मतलब क्या था, गाड़ी रोको नहीं जाने दो। अब यहीं पर दूसरी जगह आ जाइए, गाड़ी रोको मत जाने दो। एक जगह हमने पहला शब्द वही है, देखो गाड़ी रोको मत जाने दो, सब वही है, लेकिन यहां पर आपने ध्यान दिया सिर्फ एक अल्प विराम के इधर से उधर प्रयोग करने से पूरे वाक्य का अर्थ बदल रहा है। जैसे पहले वाक्य में हम बोल रहे हैं गाड़ी रोको मत जाने दो, यानी कि हम यहाँ पर गाड़ी को रोकने के लिए मना कर रहे हैं और उसे जाने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, जबकि दूसरे वाक्य में आइए, गाड़ी रोको मत जाने दो, दूसरे वाक्य में हम गाड़ी को रोकने के लिए बोल रहे हैं, उसे मत जाने दो, हमने ये भी कहा। तो देखा ना, एक अल्प विराम के हम इधर से एक शब्द से इधर से उधर करते हैं और पूरे वाक्य का अर्थ बदल जाता है। ठीक है, तो यही होता है विराम चिन्हों को, यानी कि जो बात हम कह रहे हैं उस बात को सही भाव के साथ प्रकट करने के लिए इन विराम चिन्हों का, क्योंकि मेरा भाव क्या था कि गाड़ी को रोको नहीं जाने दो, फिर दूसरे ने कहा गाड़ी को रोको मत जाने दो, तो यहाँ पर जहां पर हम रुक रहे हैं वहां पर हम सही विराम चिन्हों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उपर्युक्त उदाहरणों में अल्प विराम का स्थान परिवर्तित होते ही वाक्यों के अर्थ में परिवर्तन हो गया। प्रथम वाक्य में रोको मत के बाद अल्प विराम लगाया गया है, जिसके द्वारा गाड़ी को ना रोकने के लिए कहा गया है। अब आप देख रहे हैं रोको मत के बाद लगाया गया, जहां हम गाड़ी को ना रोकने की बात कर रहे हैं। दूसरे वाक्य में रोको के बाद अल्प विराम लगाया, रोको के बाद लगाया, जिसका अर्थ प्रथम वाक्य के विपरीत हो गया। यहां गाड़ी को रोकने के लिए कहा गया ना, तो मतलब सिर्फ एक अल्प विराम को हमने इधर से उधर किया और यहाँ पर पूरी तरीके से वो अर्थ बदल जाता है वाक्य का। तो समझ में आया कि इन विराम चिन्हों का सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारे पास विराम चिन्ह हैं कितने। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे विराम चिन्ह हैं, इनको हम देखते हैं। पहला आता है हमारा पूर्ण विराम चिन्ह, साइन ऑफ द फुल स्टॉप, यानी कि हम इंग्लिश में तो फुल स्टॉप लगाते हैं, लेकिन हिंदी में हम क्या लगाते हैं, पूर्ण विराम। फिर आता है अर्ध विराम चिन्ह, क्या आता है, अर्ध विराम चिन्ह, जो कि आपका इस तरीके से एक डॉट, उसके नीचे आपका अल्प विराम रहता है। फिर आता है अल्प विराम चिन्ह, जिसे कि हम कॉमा भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है प्रश्नवाचक चिन्ह, जिसे क्वेश्चन मार्क भी कहा जाता है, प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि क्वेश्चन मार्क, इस तरीके से रहता है आपका। फिर आते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह, जो कि आपका इस तरीके से एक सिंपल डंडा रहता है, उसके नीचे डॉट रहता है। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह यानी कि आपका इन्वर्टेड कॉमा, जो कि आपका सिंगल इन्वर्टेड कॉमा भी होता है और डबल इन्वर्टेड कॉमा भी होता है। निर्देशक, निर्देशक यानी कि आप जहां पर सिंपल एक ऐसे करके लाइन देते हो उसको, यानी कि सिर्फ एक यहाँ की निर्देश देते हैं कि इसके आगे लिखा हुआ है। फिर आते हैं रेखा चिन्ह, जिसे हम अंडरलाइन भी कहते हैं। अक्सर बहुत सारे वर्ड्स को हम अंडरलाइन करते हैं ना, तो वो कहलाता है, जैसे कोई वर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या कुछ है तो उसके लिए हम अंडरलाइन लगाते हैं, तो वो होता है रेखा चिन्ह। फिर आते हैं विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह का मतलब होता है दो डॉट और डैश, आपने अक्सर देखा होगा। तो विवरण चिन्ह का मतलब होता है कि जहाँ पर हम इसका एक एक विराम चिन्ह का मतलब आपको समझाएंगे। तो इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ का विवरण दिया जाना है, उसके बाद हम इस चिन्ह को लगाते हैं और वो विवरण हम आगे प्रकट करते हैं। फिर आते हैं अपूर्ण विराम चिन्ह, जहाँ पर सिर्फ हमारे पास दो डॉट रहते हैं। अपूर्ण विराम चिन्ह जहाँ पर हम पूर्ण विराम से आधे समय के लिखते हैं। ठीक है, मतलब अपूर्ण है, अभी ये पूर्ण नहीं। जैसे हम बोलते हैं ना विज्ञान, अभिशाप या वरदान, तो विज्ञान के बाद हमने दो डॉट्स लगाए, उसके बाद हम क्या बोल रहे हैं कि वो अभिशाप है कि वरदान है, हमें ये चीज़ पता नहीं, तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं अपूर्ण विराम चिन्ह। इसके बाद आता है योजक विराम चिन्ह, जहाँ पर हम दो शब्दों, दो वाक्यों, इन दोनों को जोड़ने का काम करते हैं, वहाँ पर हम इस तरह का डैश लगाते हैं, जिसे हम योजक विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, फिर आते हैं कोष्टक।
अक्सर क्या होता है, हम लिखते समय बहुत सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स का भी इस्तेमाल करते हैं, तो उन डिफ़िकल्ट वर्ड्स के सरल अर्थों को हम उसी वर्ड के आगे कोष्टक में लिख देते हैं, यानी कि जिन्हें हम ब्रैकेट्स भी बोलते हैं। फिर आते हैं संक्षेप सूचक या लाघव चिन्ह, जो कि इस तरीके से आप सर्कल लगा सकते हो या ऐसे डॉट लगा सकते हो। अब ये क्यों होता है, जैसे हम लोग लिखते हैं डॉक्टर, तो लिखते समय हम पूरा डॉक्टर नहीं लिखकर डॉ लिखा, आगे डॉट लगा दिया। इंजीनियर, इंजीनियर पूरा नहीं लिखकर ई लिख के डॉट लगा दिया। तो जैसे संज्ञा है तो संग लिखकर उसके आगे हम डॉट लगाते हैं, पुरलिंग है पू लिख के उसके आगे हमने डॉट लगा दिया। तो इस तरीके से हम पूरे पूरे वर्ड्स को कभी कभी ना लिख के उनको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो उसके आगे हम लाघव चिन्ह लगाते हैं। जैसे हम बोलते हैं BA, MA, LLB, PhD, तो इन सब देखिए पी के साथ डॉट, P डॉट H डॉट D डॉट PhD, तो वो जो डॉट होता है वो क्या होता है आपका उन वर्ड्स का आधा होता है। जैसे हम लोग लिखते हैं BA, है ना, BA, तो B डॉट A डॉट, है ना, इस तरीके से होता है। MA, तो M डॉट A डॉट, तो इस तरीके से इन वर्ड्स को हम शॉर्ट करके लिखते हैं। चलिए, उसके बाद आता है त्रुटि बोधक चिन्ह। त्रुटि बोधक चिन्ह क्या होता है, कभी कभी हम शब्द कोई वाक्य लिख रहे हैं, ठीक है, हमने कोई वाक्य लिखा, अब उस वाक्य में क्या होता है बीच में कोई शब्द छूट गया। लिखते लिखते क्या होता है कभी कभी वाक्य में बीच में कोई एक शब्द छूट जाता है। अब क्या करें, तो हमारे पास भाई हम पेंसिल से लिख रहे हैं तो इरेज करके सही कर सकते हैं, पेन से तो हमें फिर पूरा काट पीट करनी पड़ेगी, तो हम ऐसा नहीं करते। हम फिर जहाँ कहीं पे भी ये शब्द छूटा है वहाँ पर हम नीचे के साइड त्रुटि बोधक चिन्ह लगाते हैं और फिर उस सेंटेंस के ऊपर वो शब्द लिख देते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो वाक्य है जिसमें जो मिस्टेक हुई है वो सुधर जाती है। ठीक है, अब देखिए नोट क्या दिया गया है। हिंदी में विराम चिन्हों में फुल स्टॉप के अतिरिक्त शेष सभी विराम चिन्ह वही प्रयोग किए जाते हैं जो अंग्रेजी भाषा में है। हिंदी में फुल स्टॉप के स्थान पर खड़ी पाई का प्रयोग होता है। तो अभी तक हमने जितने भी आपके विराम चिन्ह देखे, इसमें पूर्ण विराम को छोड़कर सभी जितने विराम चिन्ह हैं इंग्लिश में भी एज इट इज ही यूज होते हैं। लेकिन हाँ, फुल स्टॉप की जगह हिंदी में हम पूर्ण विराम, खड़ी पाई यानी कि ऐसा एक डंडा जिसको कि हम पूर्ण विराम कहते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। चलिए, अब हम चलते हैं विराम चिन्हों का प्रयोग। अब इतने सारे हमने विराम चिन्ह तो देख लिए, मगर इनको प्रयोग करने के भी कई तरीके होते हैं। तो सबसे ज़्यादा तरीके जो होते हैं वो अल्प विराम के होते हैं, है ना। तो अब इनको हम कैसे, कब, कहाँ, किस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं ये देखना है। सबसे पहला हमारा जो आता है वो है आपका पूर्ण विराम। विराम चिन्हों का प्रयोग, नीचे दिए गए विराम चिन्हों का प्रयोग हिंदी भाषा में निम्न प्रकार किया जाता है। अब जैसे हमने कहा कि इसमें पूर्ण विराम को छोड़कर सारे विराम चिन्ह इंग्लिश में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन चूंकि हम हिंदी में पढ़ रहे हैं तो हिंदी भाषा में इन विराम चिन्हों का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं पूर्ण विराम। पूर्ण विराम एक ऐसा चिन्ह है जो सिर्फ और सिर्फ हिंदी में इस्तेमाल होता है। ठीक है, देखिए क्या है। पूर्ण विराम अर्थात फुल स्टॉप का अर्थ है भली भांति ठहरना, यानी कि जहां पर हम पूर्ण रूप से ठहर जाएं उसको बोलते हैं फुल स्टॉप। जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले अर्थात विचार के तार टूट जाएं वहां पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में सबसे अधिक इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः पूर्ण विराम का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। तो समझ में आया आपको कि जब हम अपनी बात को कहते कहते पूरी तरीके से रुक जाते हैं तो उस जगह पर हम पूर्ण विराम का इस्तेमाल करते हैं। और हिंदी में बहुत सारे विराम चिन्ह हैं, जैसा कि अभी आपने देखा। इनमें सबसे ज़्यादा जिस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है वो है आपका पूर्ण विराम चिन्ह। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि हिंदी में इनका हम किन किन स्थितियों में और कैसे इस्तेमाल करते हैं। पहली स्थिति है क्या है, प्रश्नवाचक और विस्मयादिबोधक वाक्यों को छोड़कर शेष सभी वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। तो जो आपके प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं वो, और जो विस्मयादिबोधक वाक्य होते हैं जहाँ पर हम आश्चर्य, हैरानी या शोक, संतप्ति ये सारी चीज़ें बयां करते हैं,
उन दोनों को छोड़कर बाकी सभी वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। अब इन दोनों वाक्यों में जैसे कि हम बात करें कि प्रश्नवाचक वाक्य और विस्मयादि बोधक वाक्य, तो इन वाक्यों के प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है, विस्मयादि बोधक वाक्यों के अंत में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब आप यहाँ पर देखेंगे जैसे यह पुस्तक अच्छी है, ठीक है। दूसरा है गीता खेलती है, बालक लिखता है। लेकिन अगर हम इन्हीं वाक्यों को प्रश्नवाचक या विस्मयादि बोधक वाक्यों में बदल दें तो क्या होगा? जैसे कि हम बोलें यह पुस्तक अच्छी है, तो हम क्या बोलेंगे? क्या यह पुस्तक अच्छी है, ठीक है। तो यहां पर आप क्या देखेंगे, हमने प्रश्नवाचक वाक्य लगाया। फिर दूसरा है गीता। अब अगर हम यहां पर लिखें क्या हम लिखेंगे? गीता खेलती है, तो हम क्या बोलेंगे? वाह गीता खेलती है, ठीक है। उसी तरीके से बालक लिखता है, तो हम यहाँ बालक लिखता है इसके बाद पूर्ण विराम। तो मतलब है सेंटेंस को अगर हम प्रश्नवाचक वाक्य में बदल रहे हैं या विस्मयादि बोधक वाक्य में बदल रहे हैं तो हम पूर्ण विराम हटा देते हैं, क्योंकि उनकी जगह फिर हम इन विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, किसी व्यक्ति या वस्तु का सजीव वर्णन करते समय वाक्यांशों के अंत में भी पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। हमने क्या बोला कि वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग हो रहा है, लेकिन कभी कभी हम कुछ वाक्यांश यानी कि वाक्यों के अंश के अंत में भी ये जो है वाक्य पूर्ण विराम का इस्तेमाल करते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, चलिए देखते हैं। मुस्कुराता चेहरा, स्फूर्तिमान काया, मनमोहक नेत्र। यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं? यहाँ पर हम किसी व्यक्ति या वस्तु का सजीव चित्रण कर रहे हैं, जहाँ पर हम उसे जिंदा कर दे रहे हैं। जैसे आंखें हैं या क्या कहते हैं खिलखिलाता चेहरा, जैसे यहाँ पर बताया गया है, मुस्कुराता चेहरा, स्फूर्तिमान काया। तो इस तरीके के जो वाक्यांश होते हैं जहाँ पर सजीवता का ज्ञान होता है, वहाँ पर भी हम पूर्ण विराम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो देखा आपने पूर्ण विराम का प्रयोग। तीसरा हमारा जो रूप आता है, तीसरा जो एक क्या कहते हैं कंडीशन होती है जहां पर हम पूर्ण विराम का इस्तेमाल करते हैं, वो है देखिए, मुख्यतः दोहा, श्लोक आदि की प्रथम पंक्ति में पूर्ण विराम चिन्ह, पूर्ण विराम एक और दूसरी पंक्ति में 2 पूर्ण विरामों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, आपने अक्सर देखा होगा, आप भाई आप किताबों में सब जगह होगा, हम जब दोहे या चौपाइयाँ लिखते हैं या श्लोक लिखते हैं तो अक्सर आपने देखा है कि दोहा चल रहा है, पहली लाइन में 1 पूर्ण विराम, दूसरी लाइन में 2 पूर्ण विराम होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखें, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहली पंक्ति जब खत्म हुई तो सिंगल पूर्ण विराम, और जब 2 पंक्तियां खत्म हुई तो दोहरे पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये पूर्ण विराम प्रयोग करने के जो कुछ तरीके थे जो हमने आपको यहाँ पर बताए। अब आ जाते हैं हम दूसरा विराम चिन्ह। दूसरा विराम चिन्ह है अर्ध विराम चिन्ह, ठीक है, जिसे हम सेमी कॉलम कहते हैं। देखिए यहां पर क्या है, सेमी कॉमा, यहां पर इस तरीके से सिर्फ एक डॉट लगेगा और नीचे कॉमा लगेगा, यानी कि आधा विराम, जहां पूर्ण विराम की तुलना में कम रुकना हो। यानी कि जहां पूर्ण विराम है तो हम पूरी तरीके से रुक जाते हैं, लेकिन हम अर्ध विराम में क्या करते हैं, उससे आधे समय के लिए या उससे कम समय के लिए रुकते हैं, वहां अर्ध विराम का प्रयोग होता है। सामान्यतः अर्ध विराम का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। अब आपको समझ गया कि अर्ध विराम का प्रयोग हम कब कैसे करते हैं, जहां हम पूर्ण विराम से कम समय के लिए रुकते हैं, ठीक है, तब पूर्ण विराम से कम समय के लिए, तो वहां पर हम अर्ध विराम का इस्तेमाल करते हैं। जहां संयुक्त वाक्यों, पहली स्थिति जानिए इनको प्रयोग करने के लिए, जहां संयुक्त वाक्यों के मुख्य उपवाक्यों में परस्पर विशेष संबंध नहीं होता, वहां अर्ध विराम द्वारा उन्हें अलग किया जाता है। अब जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं तो आपको एक सेंटेंस में ये सारी चीजें तो पता है कि एक मुख्य वाक्य होता है,
एक मुख्य उपवाक होता है, एक बाकी आश्रित उपवाक्य होते हैं। तो वही चीज़ उन्होंने बताया जहाँ पर हम इन दोनों वाक्यों के बीच में ज़्यादा संबंध नहीं पाते हैं। कभी कभी तो होता है कि भाई पूरा संबंध है तो हम एक ही फ्लो में लिख जाते हैं, और तो कभी कभी जहाँ पर ज़्यादा संबंध नहीं होता उस कंडीशन में हम जो है इस अर्धविराम का इस्तेमाल करते हैं। कैसे? एग्जाम्पल देखिए, उसने अपने माल को बचाने के लिए अनेक उपाय किए। ठीक है, उसने अपने माल को बचाने के लिए अनेक उपाय किए, परंतु वे सब निष्फल हुए। तो ध्यान दीजिए, हम पूर्ण विराम से थोड़ा कम देर के लिए रुके। उसने अपने माल को बचाने के लिए बहुत उपाय किए, परंतु वह निष्फल रहा। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि ये वाला और ये वाला, ये दोनों जो हैं इनमें परस्पर विशेष संबंध है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम जब पहला वाक्य पढ़ रहे हैं तो उसके साथ हम ये देख रहे हैं कि दूसरा वाक्य आपस में जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं होता। पहला वाक्य अपने आप में पूर्ण है, पूरा अर्थ दे रहा है, लेकिन दूसरा वाक्य भी है, तो उस जगह पर हम अर्धविराम का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं अर्धविराम का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट आते हैं, दूसरी कंडीशन क्या है? मिश्र वाक्यों में प्रधान वाक्य के साथ पार्थक्य प्रकट करने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। अब मिश्र वाक्य होते हैं। मिश्र वाक्य में क्या होता है? हमेशा एक वाक्य जो होता है वो अपूर्ण होता है, और उसको जब तक हम दूसरा वाक्य नहीं पढ़ेंगे उसमें पूर्णता हमें नहीं दिखाई देती है। ठीक है, तो हमेशा उन पहले वाक्य को दूसरे से अलग करने के लिए हम अर्धविराम का इस्तेमाल करते हैं। जब मेरे पास रुपए होंगे तब मैं आपकी सहायता करूंगा। तो पहले वाक्य को दूसरे से अलग करने के लिए यहाँ पर अर्धविराम का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि यहाँ पर हम पूर्ण विराम से कम देर के लिए रुक रहे थे। हमने देखिए बताया ना, जब मेरे पास रुपए होंगे तब मैं आपकी सहायता करूंगा। तीसरी कंडीशन है, अनेक उपाधियों को एक साथ लिखने तथा उनमें पार्थक्य प्रकट करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। अब उपाधियां देखिए क्या है, जैसे डॉक्टर अशोक जायसवाल BA PhD DLit। ठीक है ना, तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं ये उपाधियां हैं, BA PhD DLit। तो इन सभी में हमने क्या किया कि हम थोड़ा पूर्ण विराम से ज़्यादा देर रुक रहे हैं। हमने क्या बोला? डॉक्टर अशोक जायसवाल के बाद BA PhD DLit आदि उपाधियां हैं। तो अब इस वाक्य में आप देख रहे हो कि हम अंत में पूर्ण विराम लगाएंगे, लेकिन फिर क्या है, इन उपाधियों को पढ़ते समय हम थोड़ी देर के लिए रुक रहे हैं, मगर ये थोड़ी देर अल्प विराम से ज़्यादा है और पूर्ण विराम से कम है। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान रखना, हमेशा अल्प विराम में, जैसे हम यहाँ पर आप देखोगे डॉक्टर अशोक जायसवाल BA PhD DLit, तो हम जहाँ पर अशोक जायसवाल के बाद रुके वहाँ पर हम कम देर के लिए रुके, जबकि जब हम पढ़ रहे हैं BA PhD DLit, इनके बीच में हम ज़्यादा देर के लिए रुक रहे हैं, और अंत में तो हम पूरी तरीके से रुक जा रहे हैं। तो ये एक सेंटेंस आप देख रहे हैं जहाँ पर हम देख रहे हैं अलग अलग देर के लिए हम रुक रहे हैं, कम देर, उससे ज़्यादा देर और पूरी तरीके से रुकना। तो इसी हिसाब से आप डिफ्रेंशिएट करोगे कि हमें कितनी, जहाँ पर हम जितनी देर के लिए रुक रहे हैं उसी हिसाब से हम विराम चिन्हों को लगाते हैं। चलिए, अब हमारा तीसरा जो क्या कहते हैं विराम चिन्ह है वो है अल्प विराम। इसको बहुत ध्यान से समझना। क्यों ऐसा बोल रही हूँ? क्योंकि इस पर से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं और इनको इस्तेमाल करने की कंडीशन भी बाकी सभी विराम चिन्हों से ज़्यादा होती है। जैसे हम पूर्ण विराम देखा, अर्धविराम देखा, तो इनकी कंडीशन बहुत 2-2 या 3-3 कंडीशंस थी रुकने की, मतलब लगाने की। लेकिन अभी आप अल्प विराम में देखेंगे इनको लगाने की कंडीशन बहुत सारी होती है। अल्प विराम यानी कि कॉमा का अर्थ है न्यून ठहराव, यानी कि बहुत जरा देर के लिए रुकना। वाक्य में जहां बहुत ही कम ठहराव होता है वहां अल्प विराम का प्रयोग होता है। इस चिन्ह का प्रयोग सर्वाधिक होता है। आप ये ध्यान रखिए, पूर्ण विराम के बाद इस विराम चिन्ह का प्रयोग सबसे ज्यादा होता है। सामान्यतः अल्प विराम का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। अब जैसे हमने बताया कि पूर्ण विराम का इस्तेमाल तो बहुत ज़्यादा होता है पूरे हिंदी में, लेकिन अब बात करें अगर हम सेकंड नंबर पर किस विराम चिन्ह का इस्तेमाल होता है तो वो होता है आपका अल्प विराम, यानी कि जिसे हम कॉमा कहते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो जाहिर सी बात है इसको प्रयोग करने की कंडीशंस भी बहुत सारी होंगी, बहुत अलग अलग तरीक़ों से ये इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं, पहली कंडीशन है
जहां एक तरह के अनेक शब्द, वाक्यांश या वाक्य एक साथ आते हैं तब उनके बीच अल्पविराम का प्रयोग होता है। जहां पर एक ही तरीके के आ रहे हैं, अब कई सारे ले रहे हैं तो बीच में हम कॉमा लगाते हुए चलेंगे। जैसे हमने बोला मोहन, सोहन, रीता, विजय और उदय, तो यहाँ पर ये सभी एक ही समान थे, तो इन सभी के बीच में हम क्या लगाएंगे, कॉमा को लगाते हैं। जैसे दिया है रमेश, सुरेश, महेश और वीरेंद्र घूमने गए, तो अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, रमेश, सुरेश, महेश, अब ये सभी समान हैं, चूंकि आखिरी से पहले हम और लगा देंगे, लेकिन बाकी सारे के बीच में हमें अल्प विराम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसी तरीके से वाक्यांशों में जो समान अधिकार वाक्यांश होते हैं उनमें भी हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। अब हम आ जाते हैं दूसरी कंडीशन क्या है, जहां भावातिरेक के कारण वाक्य में शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, वहां अल्प विराम का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले समझिए भावातिरेक, यहाँ पर जहां पर भावों की बहुत ज्यादा अधिकता हो, जहां मेरे मन में एक साथ बहुत सारे भाव उत्पन्न हो रहे हो, फिर उन भावों को जब हम लिखते हैं तो अलग अलग बयां करने के लिए हमें अल्प विराम का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे आप देख रहे हो, सुनो सुनो ध्यान से सुनो, कोई गा रहा है, तो अब हम यहाँ पर बार बार क्या कह रहे हैं, सुनो सुनो ध्यान से सुनो। तो अब क्या है कि मेरे को जो आवाज सुनाई दे रही है ना वो मुझे बड़ी अच्छी लग रही है, तो मैं चाह रही हूँ कि सब लोग सुने, तो अब मेरे अंदर ये भाव बहुत ज्यादा तेजी से उमड़ रहे, वो आवाज मुझे बहुत अच्छी लग रही है, मगर बहुत शोर के कारण वो बात क्लियर नहीं हो पा रही, तो मैं सबको चुप करा रही हूँ, सुनो 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 ध्यान से सुनो, कोई बहुत अच्छा गा रहा है। तो यहाँ पर अब मेरे अंदर जो भाव है, एक ही शब्द को हम कई बार बोल रहे हैं, उसके कारण हमारे अंदर भाव बहुत ज्यादा उमड़ रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पर तब हम अपने भावों में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसका इस्तेमाल, अल्पविराम का इस्तेमाल करते हैं। फिर आते हैं संबोधन के समय जिसे संबोधित किया जाता है उसके बाद अल्पविराम का प्रयोग होता है। संबोधन यानी कि जैसे हम बोलेंगे विजय सुनो इधर आओ, हमने बोला ना विजय इधर आओ, तो अब हमने किसी का नाम लिया, किसी को संबोधन दिया, किसी को बुलाया, हम बोलेंगे पिताजी ये लेते जाइए, हम ऐसे बोल रहे हैं मम्मी ये लेके आना, तो अब यहाँ पर मम्मी हैं, पिताजी हैं, ये हम संबोधन दे रहे हैं, हम किसी को बुला रहे हैं, तो उसके बाद भी अल्प विराम का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम यहाँ बोल रहे हैं वीरेंद्र तुम यहीं ठहरो, ठीक है ना, तो हमने क्या किया, वीरेंद्र को हम बुला रहे थे, हमने क्या बोला, वीरेंद्र तुम यहीं ठहरो, तो अब वीरेंद्र के बाद आप देख रहे हो कि मैं जरा देर के लिए रुक रही हूँ, तो उस जगह हम क्या करेंगे, तो उस जगह पर हम इस विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, सॉरी अल्प विराम का प्रयोग किएंगे। अब आता है ये, अभी जब मैं विस्मयादिबोधक आपको समझाऊंगी ना, तब देखना इस संबोधन में और विस्मयादिबोधक के प्रयोग में आपको डिफरेंस बताऊंगी कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अब आते हैं चौथी कंडीशन हमारे पास कौन सी है, औपचारिक पत्रों में भी संबोधन से पूर्व अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोग जब पत्र लिखते हैं तो यहाँ लिखते हैं ना महोदय, महोदया, मान्यवर करते हैं ना, तो भी हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से आता है, हम लिखते हैं ना, लेटर लिखते हैं महोदय है, उसके बाद कॉमा, फिर नेक्स्ट लाइन से आते हैं सविनय निवेदन है कि इस तरीके से, तो वो महोदय के बाद भी आपका अल्प विराम लगता है। पांचवी कंडीशन है जब हाँ या नहीं को शेष वाक्य से पृथक किया जाता है तो उसके बाद अल्प विराम का प्रयोग होता है। अब देखिए हाँ या नहीं को जब हम पृथक करते हैं तो वो कंडीशन हमारी कौन सी होती है, वो कंडीशन अक्सर हम हाँ या नहीं किसी भी वाक्य के शुरू में बोलते हैं, ठीक है, उसके स्टार्टिंग में बोलेंगे, तो उस हाँ या नहीं के बाद भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने बोला हाँ मैं कविता सुनूंगा, जैसे मम्मी ने बोला कि खाना खाओगे, हाँ मम्मी मैं खाना खाऊंगा, तो आपने क्या बोला, हाँ कॉमा मम्मी कॉमा मैं खाना खाऊंगा, ठीक है ना। तो अब देखिए यहां पर एक साथ कई चीजें आई, आपने क्या बोला, हाँ मम्मी मैं खाना खाऊंगा। तो आप जरा यहां पर ध्यान दे रहे हो, एक चीज ध्यान देना, यहां पर वो क्या कह रहे हैं, जैसे हमने बोला हाँ,
तो यहाँ पर कॉमा लगेगा, मम्मी के बाद कॉमा लगेगा, मैं खाना खाऊंगा। अब हाँ के बाद कॉमा क्यों लग रहा है? क्योंकि हमने इसके बाद हम रुक रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ हाँ नहीं को बोल रहे हैं। मम्मी हमारा संबोधन है, हमने इसके पहले हमने देखा था ना कि किसी को भी हम संबोधित करते हैं तो भी हम कॉमा लगाते हैं, फिर मैं खाना खाऊंगा, मैंने ये बात बता दी। तो इस तरीके से क्या होता है कि जहाँ पर हाँ नहीं आप किसी को जवाब दे रहे हो, बता रहे हो, तो उस जगह पे भी आप इस तरीके से अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। हमारे पास छठी कंडीशन है। क्या छठी कंडीशन है? पर, परंतु, इसीलिए, अतः, क्योंकि, बल्कि, तथापि, जिसमें आदि समुच्चय बोधक शब्दों के पूर्व अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अब इन्होंने बोला कि अब ये हमारे समुच्चय बोधक शब्द हैं, तो ये समुच्चय बोधक शब्द या तो कई शब्दों को आपस में जोड़ेंगे या कई वाक्यों को आपस में जोड़ेंगे, लेकिन जहां कहीं पे भी इसका इस्तेमाल करेंगे उससे जस्ट पहले अल्प विराम का प्रयोग होगा। जस्ट पहले, बाद में नहीं, पहले होगा, ध्यान रखना। देखो कैसे है, वह विद्यालय ना जा सका, देखो अल्प विराम, क्योंकि अस्वस्थ था। तो जब आप क्योंकि इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि हमारा क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय है, तो इसको इस्तेमाल करने के जस्ट पहले आप अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। क्योंकि आप देखो हम कहां पर रुक रहे हैं, देखो क्या बोला, वह विद्यालय ना जा सका क्योंकि अस्वस्थ था। तो अब क्योंकि के बाद तो हम नहीं रुक रहे हैं, तो वहां तो हमें नहीं लगाना है, लेकिन ये समुच्चय बोधक शब्द जो है ये आपका कहाँ इस्तेमाल किया गया, दूसरे वाक्य के बाद में इस्तेमाल किया गया, तो पहले वाक्य के बाद में इस्तेमाल किया गया। तो जब हम पहले वाक्य को पढ़ लेते हैं पूरा, तो उसके बाद हम अल्प विराम लगाते हैं। ठीक, चलिए आते हैं नेक्स्ट। उद्धरण से पूर्व की के लोप के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी कुछ शब्द वाक्य ऐसे होते हैं जहां पर हम की को हटा देते हैं, ठीक है, उस जगह पे भी हम इसका प्रयोग करते हैं। और ये की तब हटाया जाता है जब हम उद्धरण चिन्ह यानी कि इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए देखते हैं, इसको हम पहले दो तरीके से मत समझाते हैं। जैसे यहां पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, राम ने श्याम से कहा अपना काम करो, ठीक है, इसमें लगा है। अब ये वाक्य आपके सामने एक तरीके से और लिखा जा सकता है, जहां पर हम ना ये अल्पविराम लगाएंगे और ना ही ये उद्धरण चिन्ह लगाएंगे। जैसे यहां पर हम लिखेंगे देखो, अब यहां पर आपने जब मैंने ये वही सेंटेंस लिखा, राम ने श्याम से कहा कि अपना काम करो, तो अब यहां पर आपने ध्यान दिया कि यहां पर सिर्फ एक शब्द का फर्क है, वो है ये की। जब हम इस की को हटाते हैं किसी भी सेंटेंस में, जब हम इस की को हटाएंगे, ये देखो दे रहा है ना, की का लोप होता है, यानी कि हम की को हटा देते हैं, तब उस जगह हम जहां कहीं पे भी की का इस्तेमाल हो रहा है तो उससे पहले वाले वाक्य में हम कॉमा का इस्तेमाल करेंगे और फिर जहां से शुरू हो रहा है वहां से हम इन्वर्टेड कॉमा इस्तेमाल करते हैं। ये एक कंडीशन होती है। तो ध्यान रखना, जब भी आप किसी सेंटेंस में की को हटाओगे, किसी भी सेंटेंस में आप की को हटा रहे हो, तो उस जगह तो आपको अल्प विराम लगाना ही लगाना है। अब वो की शब्द क्या है, किसी के कहे गए स्टेटमेंट को बता रहा है, इसलिए वहां पर उद्धरण चिन्ह यानी कि इन्वर्टेड कॉमा का भी प्रयोग किया जाएगा। तो जैसे उन्होंने यहां पर बोला है, उद्धरण से पूर्व की के लोप के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे यहां पर हम बोलेंगे, राम ने श्याम से कहा अपना काम करो, तो अब यहां पर आप देख रहे हो कि मैं रुक रही हूं, तो इसलिए अल्पविराम का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन जब हम यहाँ पे बोलते हैं राम ने श्याम से कहा कि अपना काम करो, यहाँ पर जब की लगा हुआ है तो मैं उसमें एक ही फ्लो में बोल जाती हूँ, उस जगह मैं रुकती ही नहीं हूँ। तो जाहिर सी बात है, जब हम की को हटाएंगे तो पहले सेंटेंस के बाद मुझे रुकना पड़ेगा, इसलिए वहां पर हम अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, आठवां हमारे पास में कंडीशन है। आठवीं कंडीशन क्या होती है, देखिए, यह वह तब तो और अब आदि के लोप होने पर वाक्य में अल्प विराम का प्रयोग होता है।
वही चीज जब हम की का लोप कर रहे थे। अब जाहिर सी बात है हम किसी भी अव्यय का अगर को हटाएंगे तो उस जगह हमें रुकना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? हमें रुकना पड़ेगा। तो जब रुकेंगे तो अल्प विराम को हम लगाएंगे ही लगाएंगे। चलिए देखिए कैसे दिया है यहाँ पर। जब जाना ही है जाओ, जब जाना ही है जाओ। अगर इसे हम सही तरीके से लिखें तो क्या होगा? जब जाना ही है तो जाओ। अब अगर यहां पर जब जाना ही है तो जाओ, ठीक है। आप यहां पर देख रहे हो कि यहां पर ये तो शब्द का लोप हुआ है। अब इसको आप पढ़ो, मैं ऐसे नहीं कह रही हूं, क्योंकि भाई विराम चिन्हों का प्रयोग ही हमारे भावों की अभिव्यक्ति को सही तरीके से बयां करने के लिए होता है, ठीक है। एक शब्द में तो एक वाक्य में तोल नहीं लगा है, एक में लगा हुआ है। चलो देखो जिसमें लगा है, जब जाना ही है, जब जाना ही है तो जाओ। इस जगह देखो आप तो होने के कारण मैं इस पूरे सेंटेंस में कहीं नहीं रुकी, लेकिन जब हम तो का लोप कर रहे हैं तो इस जगह हमें रुकना पड़ रहा है। जब जाना ही है जाओ, तो अब आप यहां पर देख रहे हो कि वहां पर मैं रुकी, इसलिए यहां पर अल्प विराम का इस्तेमाल हुआ। तो की लोप की जगह वह की, यह की, जो से हो रहा। जैसे मैं जो बोलता हूं ध्यान से सुनो, तो क्या है? मैं जो बोलता हूं वह ध्यान से सुनो। तो जब मैंने बीच में से वह हटा दिया तो मुझे वहां रुकना पड़ा। क्या है? वह शहर से कब लौटेगा, कहा नहीं जा सकता। अब यहां पर देखिए क्या है? वह शहर से कब लौटेगा, यह कहा नहीं जा सकता। दूसरे सेंटेंस में जब हमने यह लगा के इस्तेमाल किया तो उस जगह तो हम बिल्कुल रुके ही नहीं। तो जब हम नहीं रुकते हैं तो उस जगह पर हमें कोई ना कोई शब्द इस्तेमाल करना पड़ता है, और जब हम रुक रहे हैं तो जाहिर सी बात है उस जगह किसी न किसी शब्द को हटाया गया है, इसलिए हम वहां पर अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। हमारे पास 9th कंडीशन है, बस, हाँ, नहीं, वस्तुतः, अच्छा, वास्तव में आदि से आरंभ होने वाले वाक्यों में इसके पश्चात अल्प विराम का प्रयोग होता है। बहुत सारे सेंटेंस जो हैं बस, हाँ, नहीं, वस्तुतः, अच्छा, वास्तव, यद्यपि, तथापि जैसे शब्दों से के साथ शुरू होता है। तो जब भी इस तरीके के शब्दों के साथ कोई भी सेंटेंस शुरू हो रहा है तो इन शब्दों के बाद अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए देखिए कैसे। वास्तव में मनोबल सफलता की कुंजी है। तो आप देखना वास्तव में के बाद हम रुके, अगर हम एक फ्लो में बोल जाएंगे तो देखना वास्तव में मनोबल सफलता की कुंजी है। तो ये आपको सही तरीके से भाव को व्यक्त नहीं कर रहा है कि हाँ मैं इस चीज को मानती हूं कि वाकई सफलता की कुंजी, मनोबल सफलता की कुंजी है। ये चीज हमें व्यक्त करने के लिए कि हाँ मैं इस चीज को मानती हूं, मुझे वास्तव के साथ रुकना पड़ेगा। हाँ मुझे ज्ञात है। हाँ नहीं को लेकर तो हमने अभी आपको बता ही दिया था। हाँ नहीं, जब भी आप कोई भी सेंटेंस हाँ या नहीं के साथ शुरू कर रहे हो उसके बाद आपको अल्पविराम का प्रयोग करना पड़ता है। फिर आते हैं नहीं, रोहन को वहां नहीं जाना चाहिए। तो आपने देखा कि यहां पर हमने हाँ और नहीं के साथ इस्तेमाल किया, तो वहां पर हमने अल्पविराम का प्रयोग किया है, ठीक। हमेशा ध्यान रखो किसी भी अव्यय के साथ, अव्यय तो मैंने आपको बताए हैं ना, किसी भी अव्यय के साथ जब हम वाक्य को शुरू करते हैं तो उस अव्यय के बाद हमें अल्पविराम लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। दिनांक के साथ महीने का नाम लिखने के बाद तथा सन, संवत से पूर्व अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे आप लोग के पास पत्र आते हैं, हम लोग, आप लोग पत्र लिखते हो ना, तो पत्र में जब अनौपचारिक पत्र होता है तो वहां पर डेट हमें विस्तार से देनी पड़ती है। तो उस विस्तारण डेट के साथ, जो विस्तारण डेट होती है हमारी, जो पूरी तारीख होती है, उसमें हमें अल्पविराम का प्रयोग करना पड़ता है। कैसे करते हैं? जैसे 2 अक्टूबर 1969 को गांधी जी का जन्म हुआ। अब जैसे हम आज के कोई भी दिन लिख लें, 2024 की हम डेट ले लें, जैसे मान लो हमारे साल का आखिरी दिन है, तो हम क्या लिखेंगे? 21 दिसंबर, ठीक है, 21 दिसंबर कॉमा आपका 2024, ठीक है। उसी साथ 1 जनवरी हो जाएगा, लिखा हमने 2025, ठीक है।
तो ये आप क्या देख रहे हो, हम डेट के बाद और सन से पहले अल्पविराम का प्रयोग करते हैं, ये इस तरीके से। अब आते हैं अंकों को लिखते समय भी अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में जब हम अंकों को लिख रहे हैं, ठीक है, जैसे अंक हमने यहाँ पर आप देख रहे हो 5, 6, 7, 8, 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90, 100, 1000, तो यहाँ पर आप देख रहे हो इन सभी के बीच हमने अल्पविराम का प्रयोग किया है, क्योंकि हमें ये गिनतियों को अलग अलग करना था, तो इसलिए यहाँ पर अल्पविराम का प्रयोग हो रहा है। तो ये थे अल्पविराम को प्रयोग करने के तरीके। जैसे मैंने बताया था कि अल्पविराम को जब हम प्रयोग करते हैं तो उसको प्रयोग करने के बहुत सारे तरीके हैं कि किन किन कंडीशंस में कैसे कैसे हम इनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अब से अपने नेक्स्ट विराम चिन्ह पर, वो है हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी कि क्वेश्चन मार्क, है ना। देखिए क्या है, जब किसी वाक्य में प्रश्नात्मक भाव हो उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। प्रश्नात्मक भाव का मतलब क्या होता है, जब हम किसी से कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, हम जब क्वेश्चन करते हैं ना तो वो प्रश्नात्मक भाव होता है, तो वो चीज़ आपको क्या बताती है कि हाँ, जैसे मैंने ये बोला कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो ये मेरा प्रश्नात्मक भाव है ना, मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो उस क्वेश्चन में पूर्ण विराम की जगह प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। अब प्रश्नवाचक चिन्ह तो वैसे तो हमने क्या कहा आपसे कि इसका प्रयोग हम कब करते हैं, जब हम क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी कई परिस्थितियों में आ सकता है। देखिए क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। ये तो हमें अच्छे तरीके से पता है, जैसे हमने बोला तुम्हारा नाम क्या है, वह कहाँ रहता है, ये तो हमें अच्छे तरीके से, जहाँ कहीं पे भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं सीधे सीधे वहाँ पर हम प्रश्नवाचक चिन्ह को लगाएंगे। लेकिन सेकेंड कंडीशन हमारी देखिए क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग अनिश्चित की स्थिति में भी किया जाता है। अनिश्चित, जहां पर प्रश्नवाचक शब्द नहीं आएगा लेकिन अनिश्चितता रहेगी। क्या चीज़ है, देखिए, आप संभवतः दिल्ली के निवासी हैं। अब आप यहां पर देख रहे हैं, आपने ये देखा ना कि मैंने इस सेंटेंस में किसी भी तरह के प्रश्नवाचक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। देख रहे हैं, क्या, कौन, कब, कहाँ, कैसे, किसने, इन जैसे शब्दों का इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हो, आप संभवतः दिल्ली के निवासी हैं। मैं एक डाउट भी क्रिएट कर रही हूँ, साथ ही साथ मैं उनसे क्वेश्चन भी पूछ ले रही हूँ बिना क्वेश्चन वाले शब्दों के साथ। तो यहाँ पर आपको जब आप पढ़ोगे ना, आप संभवतः दिल्ली के निवासी हैं, ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह ना होते हुए भी मैं एक प्रश्न पूछ रही हूँ। नेक्स्ट आते हैं, व्यंग करने की स्थिति में भी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। व्यंग, व्यंग का मतलब क्या होता है, हंसी मजाक नहीं, जब हम किसी पर किसी तरह की टीजिंग करते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया है, घूसखोरी नौकरशाही की सबसे बड़ी देन है ना। अब यहाँ पर देखिए, आपने देखा है ना, तो उस है के बाद हम पूर्ण विराम लगा सकते थे तो उस जगह वाक्य खत्म हो जाता, लेकिन मुझे ये टीज करनी थी, सामने वाले को टीज करनी थी। जैसे मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को घूस लेते हुए देख लिया, तो आप क्या बोलोगे, घूसखोरी नौकरशाही की सबसे बड़ी देन है ना। तो अब मैं सामने वालों, क्योंकि वो घूसखोरी करता है, तो उसको टीज करने के लिए मैंने ये बात कही थी, तो इसलिए यहाँ पर प्रश्न है ना, तो यहाँ पर मैंने प्रश्न ना पूछते हुए भी उसके ऊपर व्यंग किया और एक प्रश्न भी उसके ऊपर दाग दिया, है ना करके, तो वहां पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। चौथी कंडीशन है, जहां शुद्ध अशुद्ध का संदेह हो, ठीक है, डाउट, सही है या गलत है, तो उस पर या उसकी बगल में कोष्टक लगाकर उसके अंतर्गत प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। अब ये क्या है, पहले समझिए। हिंदी की पहली कहानी 11 वर्ष का समय मानी जाती है, ठीक है। अब इस चीज को लेकर डाउट है कि 11 वर्ष का समय हिंदी की पहली कहानी, हो सकता है इससे पहले भी कहानियां लिखी गई हों, मगर इस चीज को लेकर डाउट है, तो इसीलिए जो 11 वर्ष का समय जो कहानी का नाम है, जिसको लेकर हमें डाउट है कि ये पहली कहानी है, उसके आगे हम ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि ये प्रश्नवाचक चिन्ह ये दर्शाता है कि इसको लेकर हमें डाउट है कि ये पहली कहानी है या नहीं है, ठीक है।
चलिए अब जरा देखिए यहाँ पर ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। अभी तो आपने देखा कि किन किन कंडीशन में हम प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग कर रहे हैं। कुछ कंडीशंस ऐसी भी होती हैं जिनमें हम प्रश्नवाचक होते हुए भी उनमें प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग नहीं करते हैं। देखिए क्या है वो, अप्रत्यक्ष कथन वाले प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया जाता है। ठीक है, क्या है, जैसे मैं ये नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूं। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि यहां पर प्रश्नवाचक शब्द होते हुए भी हम वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाएंगे। इसका रीजन क्या है, क्योंकि ये बात मैं खुद कह रही हूं, क्योंकि ये अप्रत्यक्ष है, मैं खुद डाउट में हूं, मुझे नहीं पता। ठीक है, मैं यहाँ पर कोई प्रश्न नहीं कर रही हूं, मैं यहाँ पर खुद अपने आप में डाउट में, मैं नहीं चाहती, मैं नहीं जानती कि मुझे क्या चाहिए। ठीक है, तो ये कोई क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर मैं खुद डाउटफुल हूं इसलिए इस बात को कह रही हूं। तो ये एक क्वेश्चन वाला शब्द होते हुए भी क्वेश्चन वाला वाक्य नहीं होगा। प्रश्नवाचक शब्द होते हुए भी इस वाक्य में ये प्रश्नवाचक शब्द वाक्य नहीं रहेगा। ठीक है, जिन वाक्यों में प्रश्न आज्ञा के रूप में हो उन वाक्यों में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया जाता। जहां पर हम आज्ञा दे रहे हैं और उन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द हैं तब भी उनमें प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगता है। देखिए क्या है, महाराष्ट्र की राजधानी बताओ। ठीक है, अब आप यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर मैं किसी को आज्ञा दे रही हूं, जैसे है तुम खड़े हो जाओ। ठीक है, प्रश्नवाचक, अब मैं यहां पर क्वेश्चन है लेकिन उसके बावजूद इसमें क्वेश्चन वाला चिन्ह नहीं लग रहा है। इसका रीजन है क्योंकि यहां पर क्वेश्चन मैंने आज्ञा के तौर पर पूछ लिया। ठीक है, अगर मैं यही कहती कि महाराष्ट्र की राजधानी क्या है बताओ, क्या है क्वेश्चन मार्क, बताओ पूर्ण विराम, ये इस तरीके से होता। क्यों, क्योंकि हमने पहले सेंटेंस में क्वेश्चन कर लिया था इसलिए। लेकिन यहां पर हमने क्या किया, महाराष्ट्र की राजधानी बताओ, हमने सीधे सीधे ये पूछ लिया, इसलिए यहां पर आपका प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं रहेगा। चलिए अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, यानी कि हमारा ये पांचवा चिन्ह है। आई थिंक पहला हमने पूर्ण विराम पढ़ा, दूसरा अर्ध विराम, तीसरा अल्प विराम, चौथा प्रश्नवाचक चिन्ह। अब हम पांचवा विराम चिन्ह करने जा रहे हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह। ठीक है, अब विस्मयादिबोधक चिन्ह कैसे इस्तेमाल किया जाता है, चलिए देखते हैं। आश्चर्य, करुणा, घृणा, भय, विषाद, विस्मय, यानी कि हमारे मन में उठने वाले अलग अलग भाव, ठीक है, जो हमारे मन के अंदर रहते हैं लेकिन सिचुएशनली वो बाहर आते हैं, आदि भावों की अभिव्यक्ति के लिए विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये सभी भावों को जब हम व्यक्त करते हैं, जाहिर सी बात है इन सभी भावों को व्यक्त करने के लिए हम पर्टिकुलर कुछ शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। जब हम उन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तब उनके साथ हम इन विस्मयादिबोधक चिन्हों को लगाते हैं। जैसे है, इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। अब इस विस्मयादिबोधक को हमने ये तो बता दिया कि हम जब अपने मन के इन भावों को प्रकट करते हैं तो विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाते हैं, लेकिन इन चिन्हों को लगाने के भी अपने अपने कुछ नियम हैं। कौन कौन सी स्थितियां हैं जहां पर इनका हम प्रयोग करते हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग हर्ष, घृणा, आश्चर्य आदि भावों को व्यक्त करने वाले शब्दों के साथ लगता है। पहली बात, जहां पर हम इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, पर्टिकुलर इन भावों को व्यक्त करने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं उस जगह हम विस्मयादिबोधक चिन्ह को लगाते हैं। सिर्फ उन शब्दों के बाद लगाएंगे, हम वाक्यों के बाद बात नहीं कर रहे हैं, हम उन शब्दों के बाद लगाएंगे। तो देखो, अरे विस्मयादिबोधक चिन्ह, वह अनुत्तीर्ण हो गया तो वाक्य के अंत में पूर्ण विराम आया। वाह तुम धन्य हो, क्या है, अब यहां पर हम जैसे बोलेंगे शी कितना गंदा है ये, तो अब यहां पर हमने क्या किया, शी के बाद हम लगाएंगे विस्मयादिबोधक चिन्ह, कितना गंदा है, पूर्ण विराम आ जाएगा। ठीक है, तो पर्टिकुलर हम अपने इन भावों को व्यक्त करने के लिए जब हम कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद हम विस्मयादिबोधक चिन्ह को लगाते हैं। नेक्स्ट आते हैं विनय, व्यंग, उपहास आदि इत्यादि को व्यक्त करने वाले वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम के स्थान पर विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। अब बात ये आती है
कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि पूर्ण विराम दो कंडीशन में नहीं लगाया जाता। पहला रहता है जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य होता है, दूसरा विस्मयादिबोधक वाक्य होता है। तो प्रश्नवाचक तो आपको समझ में आ गया। अब आते हैं हम विस्मयादिबोधक वाक्य जब लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आप तो हरीशचंद्र हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक व्यंग्य हम कर रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं दूसरे को। जैसे सामने वाला बोलेगा नहीं मैं तो हमेशा सच बोलता हूँ और ये मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, तो सामने वाला अगर मेरे ऊपर व्यंग करेगा तो क्या बोलेगा, अरे आप तो हरीशचंद्र हैं। तो ये एक हमारे ऊपर व्यंग था, इसलिए वहां पर पूर्ण विराम लगेगा। फिर नेक्स्ट आते हैं हे भगवान दया करो। तो ये एक विनय है, मतलब अब हमारे ऊपर इतनी विपत्ति है, हम बोलेंगे हे भगवान दया करो। तो ये उस जगह पे भी हे भगवान के बाद भी लगेगा, दया करो के बाद पूर्ण विराम नहीं लगेगा, क्योंकि वहां पर हम विनती कर रहे हैं। तो उस जगह पर हम वो जो है इसमें अधिबोधक चिन्ह को लगाएंगे। फिर नेक्स्ट आते हैं वाह वाह फिर साइकिल चलाइए। तो अब यहाँ पर क्या है, हम उपहास कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। तो उस जगह भी आप क्या है, विस्मयादिबोधक चिन्ह को लगाओगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, हमारा छठा जो चिन्ह है वो है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह का मतलब होता है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा भी और डबल इन्वर्टेड कॉमा, यानी कि एकल उद्धरण चिन्ह और आपका दोहरा उद्धरण चिन्ह, दोनों ही आएंगे। चलिए देखते हैं अब ये क्या होते हैं और कैसे लगते हैं। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, इकहरे और दोहरे। उद्धरण चिन्हों का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। अब ये उद्धरण चिन्ह तो इन्वर्टेड कॉमा आपको पता है कि पर्टिकुलर किसी शब्द को हम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है तो हम बताते हैं, या कोई वाक्य बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, किसी ने कोई वक्तव्य कहा है, तो उन कंडीशन में हम जो दोहरे उद्धरण चिन्ह होते हैं उनको लगाते हैं। ठीक है, देखिए क्या है, किसी लेख, कविता, समाचार पत्र और पुस्तक इत्यादि का शीर्षक लिखने में इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जब हम कोई वाक्य लिख रहे हैं, उस वाक्य में हम किसी पुस्तक का नाम दे रहे हैं, किसी लेखक का नाम दे रहे हैं, किसी का भी नाम दे रहे हैं, तो उसकी इंपॉर्टेंस को बताने के लिए उसे हम इकहरे जो उद्धरण चिन्ह होते हैं उसमें लगाते हैं। जैसे अब आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैं तुलसीदास जी कृत ग्रंथ रामचरितमानस पढ़ा। तो अब यहाँ पर रामचरितमानस एक पुस्तक का नाम है, तो इसे हम बिल्कुल हाईलाइट करने के लिए इकहरे उद्धरण चिन्ह में लगाते हैं। तो ध्यान रखनी, सेंटेंस के बीच में कोई भी ऐसा एक शब्द आ रहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, जैसे यहाँ पर हमने बताया किसी लेख का, कविता का, समाचार पत्र का, पुस्तक का, किसी का भी नाम आ रहा है, किसी कवि का नाम आ रहा है, किसी लेखक का नाम आ रहा है, तो उस जगह पर हम इकहरे उद्धरण चिन्ह को लगाएंगे, उस पर्टिकुलर शब्द को इकहरे उद्धरण चिन्ह के अंदर कर देते हैं। फिर आते हैं दूसरी कंडीशन, जब किसी शब्द की विशिष्टता अथवा विलगता सूचित करनी होती है तो इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे अब यहाँ पर हम मान लीजिए कोई सेंटेंस ऐसा लिख रहे हैं और उसमें पर्टिकुलर एक ऐसा शब्द है जो पूरे सेंटेंस में बिल्कुल अलग है, ठीक है, पूरे सेंटेंस में एकदम अलग है, तो उस जगह पे भी हम इकहरे उद्धरण चिन्ह को लगाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, खाना का अर्थ घर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर खाना तो खाना भी होता है, लेकिन खाना का एक अर्थ घर भी होता है, ठीक है। तो अब जैसे हम बोलते हैं ना दवा खाना, तो वो क्या है, दवाइयों का घर। तो यहाँ पर वो जो खाना शब्द है पर्टिकुलर, वो घर के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो ये चीज़ इन्होंने बताया। अब घर पूरे सेंटेंस में अलग है और इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि उस पूरे सेंटेंस में पर्टिकुलर खाना शब्द के अर्थ को घर के माध्यम से व्यक्त किया जा रहा है, तो इसलिए उसे हम इकहरे उद्धरण चिन्ह के अंदर कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, उद्धरण के अंतर्गत कोई दूसरा उद्धरण होने पर इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए कि हम डबल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग कर रहे हैं। अब उस डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस आ रहा है उसमें भी पर्टिकुलर एक इम्पॉर्टेंट शब्द दिया गया है, तो उस जगह हम उस इम्पॉर्टेंट शब्द को इकहरे उद्धरण चिन्ह के अंदर कर देंगे। कैसे, देखिए, डॉक्टर वर्मा ने कहा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं डॉक्टर वर्मा ने कहा। याद रखिए, दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हम हमेशा उस जगह पर करते हैं जब पर्टिकुलर किसी के कहे गए कथन को हम बोल रहे होते हैं। जैसे
एक क्या कहते हैं सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो अब उनके द्वारा कहा गया जो ये वक्तव्य है इसे हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ डॉक्टर वर्मा ने कहा निराला जी की कविता वह तोड़ती पत्थर बड़ी मार्मिक है। अब यहाँ पर निराला जी की जो पर्टिकुलर कविता है उसका नाम हम ले रहे हैं, नाम ले रहे हैं ना, वह तोड़ती पत्थर, तो उसकी जगह अब ये उनकी पर्टिकुलर कविता का नाम है, इसलिए इसे हमने इकहरे उद्धरण चिन्ह में कर दिया। जबकि डॉक्टर वर्मा का जो स्टेटमेंट था उसे हमने दोहरे उद्धरण चिन्ह के अंदर किया हुआ है, ठीक। अब हमारे पास चौथी स्थिति क्या है, देखिए जब किसी कथन या वाक्य को उसकी यथा स्थिति या उसके पूर्व की स्थिति यानी कि ज्यों का त्यों में ही प्रयोग किया जाता है तब दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब जो चीज जैसी है उसे हम वैसे ही कहें। जैसे हम मैंने कोई चीज कही है या किसी महात्मा ने कोई बात कही है उसे हम एज इट इज ही उन्हीं शब्दों के साथ प्रयोग करते हैं। जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो जैसे उन्होंने बोली थी वही वैसे ही कर दिया। तो इसे हम हमेशा यानी कि एक तरीके से समझो किसी के कहे हुए स्टेटमेंट को जब हम ज्यों का त्यों रखते हैं तो वहां पर हम दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं सरदार पूरन सिंह का कथन है हल चलाने वाले और भेड़ चलाने वाले स्वभाव से ही साधु होते हैं। अब उन्होंने ये बात जैसे कही थी उसे वैसा ही रखा गया, इनमें एक शब्द का एक वर्ण का भी हेर फेर नहीं है, तो इसलिए इसे हमने दोहरे उद्धरण चिन्ह में लिखा। तो ये था उद्धरण चिन्ह के कुछ नियम। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, हमारा जो विराम चिन्ह है वो क्या है, निर्देशक यानी कि निर्देशक का प्रयोग। निर्देशक जैसे आप देख रहे हो ये, अब याद रखना योजक और निर्देशक चिन्ह जो है वो लगभग एक से ही लगते हैं, तो इनको आपको मैं बता दूं योजक चिन्ह जो रहते हैं, योजक चिन्ह ये छोटे होते हैं, निर्देशक चिन्ह इनसे थोड़े से बड़े होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखिए ये वाला आपका योजक चिन्ह है, जबकि ये आपका निर्देशक चिन्ह है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आता है, ओके। तो अब आप यहां पर देख रहे हैं इसमें क्या दिया गया, किसी विषय विचार अथवा विभाग के मंतव्य को सुस्पष्ट करने के लिए निर्देशक चिन्ह या रेखिका चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। निर्देशक चिन्ह, रेखिका चिन्ह यानी कि सिंपल एक डैश रहता है, ठीक है। निर्देशक चिन्ह सामान्यतः योजक चिन्ह से बड़ा होता है, जैसा कि मैंने बताया योजक चिन्ह आपका छोटा रहता है, निर्देशक चिन्ह आपका बड़ा रहता है। निर्देशक या रेखिका का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। तो सबसे पहले तो आप देखो किसी विषय विचार या विभाग के मंतव्य यानी कि कुछ भी जहां पर हम, जैसे अभी हमने बोला था ना हम कहा बोलते हैं, कहा के बाद हम डैश निर्देशक चिन्ह लगा सकते हैं या हम अल्प विराम भी लगा सकते हैं, दोनों काम हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर इन्होंने कहा किसी के द्वारा कहे गए कथन या लिखे गए कथन से पहले रेखिका का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर हम दे रहे हैं तुलसी ने कहा है परहित सरिस धर्म नहीं भाई, तो यहाँ पर जो इन्होंने तुलसी ने कहा तो इसी को हम एक तरीके से अभी हमने देखा था ना, तुलसी ने कहा, इसके बाद हम अल्प विराम भी लगाते हैं और इस तरीके से रेखिका चिन्ह भी लगाते हैं। ये दोनों ही हम लगा सकते हैं क्योंकि उन्होंने जो कहा उसे हम निर्देश कर रहे हैं कि ये इन्होंने कहा, और उस जगह चूंकि अगर हम थोड़ी देर के लिए रुक रहे हैं तो हम अल्प विराम का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप अल्प विराम लगाओ या आपका यहाँ पर निर्देशक चिन्ह लगे, ये दोनों ही चिन्ह इस कंडीशन में लग सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, विवरण प्रस्तुत करने से पहले निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम लोग किसी चीज के बारे में विवरण करने जा रहे हैं यानी कि उसे बताने जा रहे हैं, ठीक है, तो भी हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। अब 3 प्रकार के होते हैं तो उसके आगे जो हम डैश लगाते हैं वो कभी भी योजक चिन्ह नहीं होता, क्योंकि योजक चिन्ह जोड़ने का काम करता है, निर्देशक चिन्ह निर्देश देने का काम करता है। तो अब ये जो 3 प्रकार के होते हैं इसका निर्देश आपको आगे दिया जा रहा है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ये 3 तरह के शब्द हैं, तो ये आपको निर्देश के थ्रू बताया जा रहा है।
नेक्स्ट आते हैं यथा और उदाहरण आदि शब्दों के बाद निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम बोलते हैं उदाहरण, सिंपल, जैसे उदाहरण बोलते हैं कि मान लो जैसे, तो उसके आगे आप लोग अक्सर देखते हैं कि कभी कोई 2 डॉट्स लगा देता है, कभी वहाँ पर अर्धविराम लगा देता है, कभी विवरण चिन्ह लगा देता है। ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हमेशा उस जगह निर्देशक चिन्ह लगाया जाता है क्योंकि उदाहरण का निर्देश हम आगे दे रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर उदाहरण हम दे रहे हैं तो उदाहरण के आगे देखिए हमने ये जो चिन्ह लगाया, ये कौन सा निर्देशक चिन्ह। संस्कृति की सा ध्वनि फारसी में हा हो जाती है, तो अब जैसे असुर है वो अहुर हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ जैसे के आगे हम क्या लगा रहे हैं, निर्देशक चिन्ह लगा रहे हैं कि हम ये बता रहे हैं कि वो सा से हा हो जाती है फारसी में, तो कैसे, तो उसके लिए हम निर्देश दे रहे हैं जैसे। अब डैश लगा रहे हैं, उसके आगे हम निर्देश देके बता रहे हैं कि इस तरीके से हो जाती है। वाक्य में टूटे हुए विचारों को जोड़ने के लिए रेखिका का प्रयोग होता है। जैसे हम कभी कभी कोई बात को बोल रहे हैं, बोलते बोलते हमारे विचार टूट रहे हैं या हम सोच सोच के बोल रहे हैं, तो उस जगह हम अल्प विराम का प्रयोग नहीं करके हम निर्देशक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। जैसे दिया है, आज ऐसा लग रहा है मैं घर पहुंच गया हूं, तो यहाँ पर मेरे मन का है, वैसे हम घर पहुंचे नहीं है, ये चीज़ हमें लग रही है अंदर से, ये मेरे मन के भाव है। तो अक्सर क्या है, आज ऐसा लग रहा है, इसके बाद आप यहाँ पे कॉमा लगा दोगे, यानी कि अल्प विराम लगा दोगे, लेकिन नहीं, अब मुझे कैसा लग रहा है इसका निर्देश तो मैं आगे दे रही हूँ ना, कि मैं घर पहुँच गया हूँ, है ना। तो मेरे को कैसा लग रहा है ये बात हम आगे बता रहे हैं। फिर आते हैं, किसी कविता या अन्य रचना के अंत में रचनाकार का नाम देने से पूर्व निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए कि हम कहीं पे कुछ बोल रहे हैं, उसके आगे हम, अब उन्होंने ये बात कही, ठीक है, जैसे किसी हम लिखते हैं ना अक्सर कविता का एक पैरा हमने लिख दिया, उसके बाद अंत में हम जब लेखक का कवि का नाम दे रहे हैं तो डैश लगाते हैं एक, और फिर उसके बाद नाम लिखते हैं, तो वो निर्देशक चिन्ह होता है कि ये कविता इनके द्वारा लिखी है, ये निर्देश दिया जाता है। जैसे देखिए, शायद समझ नहीं पाओ तुम कि मैं कितना मजबूर हूं, मन है पास तुम्हारे लेकिन रहता कितनी दूर हूं। अब ये पंक्तियां किसके द्वारा लिखी हुई हैं, ये डैश लगाकर ओंकार नाथ वर्मा, तो इस कवि का नाम लिख दिया गया कि जिसने अपने मन के उद्गार यहाँ पर व्यक्त किए हैं, ठीक। छठी कंडीशन है, संवादों को लिखने के निर्देश चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। संवाद लेखन आप सभी जानते हैं, मैं पहले, अब आपके सिलेबस में संवाद लेखन है, वो मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, आप देखिएगा। तो संवाद लेखन में हम क्या करते हैं, जिसका संवाद है, मान लो सुरेश, जैसे यहाँ पर दे रहे हैं सुरेश, तो सुरेश ने क्या कहा, हमने निर्देशक चिन्ह लगाया, क्या तुम स्कूल जाओगे, रमेश ने उत्तर दिया, निर्देशक चिन्ह लगाया, हाँ। तो संवाद लेखन आप जब भी करते हैं तो एक तरफ कैरेक्टर के नाम और एक तरफ उनके स्टेटमेंट होते हैं, और बीच में हम जो चिन्ह लगाते हैं उसे हम निर्देशक चिन्ह कहते हैं। सूची बनाने से पूर्व भी निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्या होते हैं, जब किसी की सूची बना रहे हैं, अब कैसे, चलिए देखिए, प्रतियोगिता में सफल होने वाले विद्यार्थियों की सूची इस प्रकार है, ठीक है। प्रतियोगिता यानी कि अब उनकी सूची क्या है, अब कौन कौन लोग आ रहे हैं। जैसे अब आप बोलोगे बाजार से मुझे फल लेने जाना है, अब वो फल कौन कौन से हैं, आम है, केला है, सेब है, अमरूद है, नाशपाती है, जो कोई भी है, तो आप उसकी सूची बना रहे हो ना, तो उस सूची को बनाने से पहले आप निर्देशक चिन्ह लगाओगे। तो अब प्रतियोगिता में सफल होने वाले विद्यार्थियों की जो सूची है उसमें हमने यहाँ निर्देशक चिन्ह लगाया, उसमें थे सुमित, राघव, मोहन और रोहित, तो ये 4 विद्यार्थी पास हुए थे। तो अब ये इनके नाम बनाए, तो उससे पहले निर्देशक चिन्ह लगाया मैंने, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशन होती है जहां पर निर्देशक चिन्ह लगाए जाते हैं। अब हम आ जाते हैं रेखा चिन्ह, ठीक है। अभी देखिए, निर्देशक चिन्ह को रेखिका चिन्ह भी कहते हैं, जबकि रेखिका चिन्ह और रेखा चिन्ह में फर्क है। रेखा चिन्ह होता है हमारा अंडरलाइन, हम अक्सर आप देखते हो ना अंडरलाइन हम करते हैं, आपने बहुत सारी जगह पे किसी भी शब्द को कहीं पे भी किसी को हाईलाइट करने के लिए हम लोग अंडरलाइन करते हैं, वही चीज़ है। चलिए देखते हैं, जिन शब्दों पर विशेष रूप से बल दिया जाता है या शब्दों को अलग से प्रदर्शित करने के लिए उनके नीचे एक लंबी रेखा खींच दी जाती है, इसे ही रेखा चिन्ह कहते हैं, ठीक है। तो हम उन शब्दों के नीचे, जब जैसे आप लोग अंडरलाइन तो अच्छे से जानते हो, तो उसी को हम लोग रेखा चिन्ह कहते हैं। जैसे यहाँ पर है, कोरोना वायरस का प्रकोप जारी है,
तो अब ये कोरोना वायरस को हमें हाईलाइट करना है, तो इसके नीचे हमने क्या कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह किस तरीके से लगाया जाता है, देखिए 2 डॉट्स हैं और उसके आगे एक छोटा सा डैश लगाया जाता है, इसको हम कहते हैं विवरण चिन्ह। ठीक है, अब इनका प्रयोग कैसे होते हैं, सामान्यतः विवरण चिन्ह का प्रयोग निर्देशक चिन्ह की भांति ही होता है, यानी कि निर्देशक चिन्ह में जैसे हम बता रहे हैं निर्देश दे रहे हैं, तो इसी की तरह ही विवरण चिन्ह का प्रयोग, क्योंकि निर्देश देना या विवरण करना बात एक होती है। जब किसी विवरण को प्रारंभ करना होता है अथवा किसी कथन को विस्तार देना होता है, तब विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जैसे आप लोग लिखते हो, जैसे हम लोग जैसे लिखते हैं तो भी 2 डॉट लगा के एक डैश लिख देते हैं, उस जगह भी कर सकते हैं, क्योंकि उसके आगे हम विवरण दे रहे हैं कि ये किस जैसा लग रहा है। अब मान लीजिए किसी चीज की डेफिनेशन लिख रहे हो, डेफिनेशन लिखते हो ना, जैसे संज्ञा की परिभाषा लिखी, संज्ञा की परिभाषा, अब उसका विवरण हम करेंगे तो 2 डॉट्स देके तुम उसको आगे लिख सकते हो, क्योंकि हम उस परिभाषा का विवरण आगे देने वाले हैं। कैसे, चलिए देखिए, निम्नलिखित विषयों में किसी एक पर निबंध लिखिए। अब जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया, अब यहाँ पर अब उन विषयों को हमने कहाँ नीचे लिखा है, तो अब उसके पहले हम यहाँ पर विवरण चिन्ह लगा रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने दिया साहित्य और समाज, भाषा और व्याकरण, देशाटन, विज्ञान वरदान है, अभिशाप या नई कविता, इनमें से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। तो विषय को बताने से पहले, जैसे हमने बताया था ना, सूची बनाने से पहले आप डैश निर्देशक चिन्ह लगाओगे, तो उसी तरीके से आप यहाँ पर विवरण चिन्ह भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, जयशंकर प्रसाद ने कहा जीवन विश्व की संपत्ति है। अब हमने कहा ना, जैसे जैसे आप जहां जहां निर्देशक चिन्ह लगा रहे थे उस जगह पर आप विवरण चिन्ह लगा सकते हो। ये देखिए यहाँ पर लगाया गया, किसी वस्तु का सविस्तार वर्णन करने में विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब हम किसी का बहुत ही ज्यादा विस्तार से पूर्वक कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला ना कि संज्ञा की परिभाषा, उसके आगे विवरण चिन्ह लगाओ, फिर पूरी परिभाषा लग दो, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, या संज्ञा के 3 भेद होते हैं, विवरण चिन्ह, आप यहाँ पर बताओगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, तो इस तरीके से आप बताओगे। इस देश में कई बड़ी बड़ी नदियां हैं, जैसे गंगा, सिंधु, यमुना, गोदावरी आदि। तो यहाँ पर अब उनका विवरण हम बता रहे हैं, जब जो बड़ी बड़ी नदियां हैं वो कौन सी नदियां हैं, तो वो उनके नाम हमने दे दिए। ठीक, नेक्स्ट आते हैं अपूर्ण विराम चिन्ह। आपने अक्सर देखा होगा हम 2 डॉट्स लगाते हैं ऊपर नीचे, ठीक है ना, इनको हम क्या बोलते हैं, अपूर्ण विराम चिन्ह। अपूर्ण है, ठीक है, देखिए क्या है, अपूर्ण विराम चिन्ह विसर्ग की तरह 2 बिंदुओं के रूप में होता है। संस्कृत में आप लोग विसर्ग इस्तेमाल करते हैं, जैसे रामः, काकः, तो जो 2 बिंदी आप लगाते हो वो उसी तरीके से इस्तेमाल होता है। इसीलिए कभी कभी विसर्ग का भ्रम होता है। ठीक है, फलतः प्रयोग कम होता है। अपूर्ण विराम का स्वतंत्र प्रयोग किसी शीर्षक को उसी के आगे स्पष्ट करने से होता है। तो अपूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग हम बहुत कम करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। हिंदी भाषा में उसका ज़्यादा इस्तेमाल तो नहीं करते, लेकिन इन्होंने क्या बताया कि किसी शीर्षक को उसी के आगे स्पष्ट करने के लिए, शीर्षक को लिखा हुआ है उसके आगे उसे स्पष्ट किया जा रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए, कामायनी, एक अध्ययन। अब कामायनी क्या है, इसे हमने विवरण किया कि वो एक अध्ययन है। ठीक है, उसी तरीके से विज्ञान, हमने विवरण चिन्ह, क्या कहते हैं, आपका अपूर्ण विराम चिन्ह लगाया और आगे लिख दिया वरदान या अभिशाप। ठीक है, अब विज्ञान वरदान भी है, अभिशाप भी है, दोनों ही हैं, तो इसको आगे हमने बता दिया। तो इस तरीके से यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, आपका अपूर्ण विराम चिन्ह। अब आते हैं योजक चिन्ह। अब कंफ्यूज नहीं होइएगा, निर्देशक चिन्ह और योजक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह जहां पर किसी चीज को आगे निर्देश करने के लिए किया जा रहा था, योजक चिन्ह योग यानी कि आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे दिया, 2 शब्दों के परस्पर संबंध स्पष्ट करने के लिए तथा उन्हें जोड़कर लिखने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। अब 2 शब्द जो हैं, अब वैसे तो वो अलग अलग हैं, लेकिन ये आपस में संबंधित हैं, आपस में संबंधित हैं, इसलिए उनके संबंध को आपस में नजदीकी दिखाने के लिए हम उन 2 शब्दों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। योजक चिन्ह को विभाजक चिन्ह भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विभाजक चिन्ह, यानी कि किसी चीज को अलग करने के लिए भी होता है। चलिए देखते हैं, हिंदी में अल्प विराम के बाद योजक चिन्ह का प्रयोग सबसे अधिक होता है।
तो हमने क्या कहा था, सबसे ज्यादा पूर्ण विराम, उसके बाद अल्प विराम और उसके बाद योजक चिन्ह, ऐसे प्रयोग होता है। ठीक है, देखिए क्या है, योजक चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जाता है। तो मैंने आपको बताया कि शब्दों को आपस में नजदीकी दिखाने के लिए भी होता है, कभी कभी उन्हें अलग करने के लिए भी होता है, कई तरीके से होता है। अब ये स्थितियां क्या क्या हैं, चलिए देखिए। दो विलोम शब्दों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं रात दिन, यश अपयश, आना जाना, माता पिता, खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना। तो जब इन दो, कभी भी किसी भी वाक्य में जब हम दो विलोम शब्दों को आपस में एक जगह एक साथ हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस जगह पर हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक, द्वंद्व समास के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। द्वंद्व समास आपने देखा, समास तो आप लोगों ने पढ़े, वो समास जिसके बीच में और लगता है। ठीक है, जैसे हमने बोला माता और पिता, तो जब हम और हटाते हैं द्वंद्व समास में तो हम योजक चिन्ह को लगाते हैं, क्योंकि वो दोनों आपस में संबंधित होते हैं। ठीक है, माता पिता, भाई बहन, गुरु शिष्य। फिर आते हैं दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में भी इनका प्रयोग होता है। ऐसे शब्द जो एक ही अर्थ को व्यक्त करते हैं और एक ही साथ उनको इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ग्रह घर, रात रात्रि, घर घर, दिन दिन, हाथों हाथ। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं एक ही शब्द है, उसका अर्थ एक ही है और एक ही साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस जगह पे भी उन शब्दों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर दिया घर घर, रात रात्रि, धन दौलत, रुपया पैसा। तो यहाँ पर एक ही चीज का तो मतलब है, एक साथ हम दो बार इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन अर्थ तो एक ही है, समानार्थी हैं, दोनों के अर्थ समान हैं, लेकिन हम पुनरुक्ति में हैं, बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए अब मान लीजिए हम रात ही रात बोलें, रात रात है, तो आप यहाँ पर रात को हम दो बार इस्तेमाल करें या रात रात्रि करें, हर हाल में आप बीच में योजक चिन्ह लगाएंगे। जब विशेषण पदों का प्रयोग संज्ञा के अर्थ में होता है तब, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं भूखा प्यासा, थका मांदा, लूला लंगड़ा। वैसे यहाँ पर भूखा जो होता है, भूखा है, प्यासा है, लंगड़ा है, थका है, जो भी है, ये विशेषण शब्द हैं, लेकिन जब इन्हें हम संज्ञा की तरह इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनके बीच में हमें योजक चिन्ह लगाना पड़ेगा। गुणवाचक विशेषण के साथ यदि सा सी का संयोग हो तो उसके बीच योजक चिन्ह लगाया जाता है। गुणवाचक विशेषण जैसे छोटा सा घर, बड़ा सा बंगला, प्यारी सी नदी, खिलखिलाती लड़की, खिलखिलाती सी लड़की। तो हमेशा हम उस विशेषण और सा सी के बीच योजक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हुआ छोटा सा घर, नन्ही सी बच्ची, बड़ा सा कष्ट। तो यहाँ पर इन गुणवाचक विशेषण के साथ जब सा सी लग रहा है तो हम योजक चिन्ह लगाएंगे। फिर आते हैं दो प्रथम द्वितीय प्रेरणार्थक के योग के बीच भी योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर जब हम ऐसी क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया होती है, ठीक है, हम क्रिया, दो क्रियाओं को जब एक साथ इस्तेमाल करते हैं तो भी हम योजक चिन्ह का लगाते हैं। जैसे करना करवाना, जीतना जितवाना, पीना पिलाना। भाई ये सब करना कराना मेरे बस का नहीं है, तो करना और कराना, ठीक है, ये दोनों जब हमने एक साथ इस्तेमाल किए तो हम क्या करते हैं, इनके बीच योजक चिन्ह को लगा देते हैं। अब आ जाते हैं हम कोष्टक। कोष्टक, ठीक है, ब्रैकेट्स जिन्हें हम बोलते हैं। कोष्टक का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। जैसे दिया है, जब किसी भाव या शब्द की व्याख्या करना चाहते हैं किंतु उस अंश को मूल वाक्य से अलग रखना चाहते हैं तो छोटे कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। साथ ही छोटे कोष्टक का प्रयोग कठिन शब्दों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए भी किया जाता है। अब जैसे यहाँ पर हम बता रहे हैं, इन्होंने क्या बताया, दो कंडीशन बताई है। पहली कंडीशन उन्होंने क्या बताया कि जब हम किसी के भाव शब्द की व्याख्या करना चाहते हैं किंतु उसे मूल वाक्य के अंश से अलग रखना चाहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी कोई चीज हम बात कर रहे हैं लेकिन पहले वो कुछ और थी, या इस तरीके से हम बोलें तो वहां पर हम उसको ब्रैकेट में बताते हैं, यानी कि जो हम अभी बात कर रहे हैं उसकी सिचुएशन पहले अभी थी, या अभी जो कह रहे हैं वो अभी जो बता रहे हैं वो पहले कुछ थी और आज कुछ है। तो इन दोनों को बताने के लिए हम करते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। उन दिनों में सेठ जमुनादास हाई स्कूल। अब मैं जब मैं पढ़ता था हाई स्कूल में तब की बात कर रहा हूँ,
तब वो जमुना दास हाई स्कूल था। लेकिन अगर अब बोलें अब इंटर कॉलेज है, पहले वो हाई स्कूल तक था लेकिन अब क्या है, अब वो इंटर कॉलेज है। तो ये चीज़ बताने के लिए हमने उसे ब्रैकेट में लिखा। जैसे मैं हिंदी अध्यापक था, ठीक है। अब दूसरा आ जाए, अर्जुन कर्ण के सामर्थ्य। अब सामर्थ्य शब्द मुश्किल है, अब इसका अर्थ हमें उसी समय एट ए टाइम बताना है, तो सामर्थ्य के आगे ही हम ब्रैकेट लगा के उसके अर्थ को बता देंगे कि सामर्थ्य का मतलब होता है शक्ति, से भली भांति परिचित था। तो यहाँ पर मुश्किल शब्द का अर्थ अगर हमें तुरंत बताना है तो किसी भी चीज़ की हमें प्रेजेंट सिचुएशन बतानी है या अपने भाव को हमें बताना है, तो भी जैसे मान लीजिए बोलते बोलते समय हमारी आवाज़ भारी हो गई, हम बहुत इमोशनल हो गए, तो अब हम क्या बोलेंगे, क्या कहते हैं, बोलते हुए गला रुंध गया, रुंध। अब ये जो रुंध शब्द है मतलब अत्यधिक भावुक, उसके आगे लिख देंगे और फिर उसके आगे हम सेंटेंस कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। नाटक या एकांकी में निर्देश देने के लिए कोष्टक का प्रयोग होता है। कैसे, जैसे यहाँ पर बताया, मंत्री राजा से धीरे से, वह व्यक्ति जासूस प्रतीत होता है। रोहन कक्षा में प्रवेश करता है चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ। तो अब यहाँ पर जैसे नाटक या एकांकी है, तो वहाँ पर जब हम नाटक या एकांकी लिखते हैं तो हमारे द्वारा किए गए एक्शन और हमारे चेहरे के भाव, इन सभी को हमें कोष्टक में देना पड़ता है। जैसे हम बोलेंगे, क्या कहते हैं, राधा सोफे पर बैठती हुई। अब वहाँ पर राधा तो बैठ रही है, ये एक्शन है, लेकिन साथ में बोल रही है, बोलेगी भी ना। तो यहाँ पर जैसे राधा बोलेगी मैं आज यहाँ आ गई, तो अब ये सेंटेंस के बाद हम लिखेंगे ब्रैकेट में सोफे पर बैठती हुई, ठीक है, या उससे पहले राधा लिखेंगे ब्रैकेट में, उसके बाद लिखेंगे सोफे में बैठते हुए मैं आज यहाँ आ गई। तो जो हमारा एक्शन है या चेहरे पर बहुत थकान, मतलब मुझे बहुत थकान महसूस हो रही है, तो ये बात तो हमने कह दी, मुंह से कह दी, लेकिन हमारे चेहरे का भाव क्या, चेहरा उतर गया था। तो ब्रैकेट में उतर गया था शब्द, जो चेहरे का भाव है वो उतर गया था, एकदम उदास सा था, ये बात हम ब्रैकेट में लिख देंगे। तो भावों को और जो हमारे एक्शन होते हैं उन सभी को हम ब्रैकेट में लिखते हैं नाटक या एकांकी में। नेक्स्ट कंडीशन हमारी क्या होती है, किसी वर्ग के उपवर्गों, विषय, विभाग को लिखते समय वर्णों या संख्याओं को कोष्टक में लिखा जाता है। जैसे हम लोग लिखते हैं ना, आपने अक्सर देखा होगा, हम आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कराते हैं तो उसके आगे जो काखा गागा लिखा रहता है उसको हम कोष्टक में कर देते हैं, या नंबर्स रहते हैं तो उन्हें कोष्टक में कर देते हैं। तो हमेशा उन नंबरिंग्स को कोष्टक में लिखा जाता है, जैसे यहाँ पर का खा 1 2 रहता है, ठीक है। फिर आता है प्रायः बड़े कोष्टक और मंझोले कोष्टकों का उपयोग गणित के कोष्टक वाले प्रश्नों को हल करने के लिए किया जाता है। तो हिंदी में सिर्फ एक सिंपल कोष्टक का इस्तेमाल किया जाता है और बाकी कोष्टक जो हैं, जो इस तरीके के जो है रेक्टेंगल होते हैं, इस तरीके के होते हैं, इन्हें हम मैथ्स में ही प्रयोग करते हैं। हिंदी में हमारे पास सिर्फ ये जो है सेमी सर्कल वाले जो कोष्टक होते हैं इन्हीं का प्रयोग किया जाता है। अब आ जाते हैं संक्षेप सूचक या लाघव चिन्ह, ठीक है, इनका प्रयोग भी हिंदी में काफी होता है। चलिए देखिए, संक्षेप सूचक चिन्ह का प्रयोग किसी नाम या शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए होता है। अब जैसे कि हम लोग जब लिख रहे हैं तो इतने बड़े बड़े शब्दों को लिखने की बजाय उसे हम छोटे में लिख दें तो होता है। अक्सर आप डिक्शनरी में इन छोटे शब्दों को बहुत देखोगे, ठीक है। जैसे देखिए, डॉक्टर के लिए हम डॉ का इस्तेमाल करते हैं, प्रोफेसर या प्रोपराइटर के लिए प्रो का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पंडित के लिए पंग का इस्तेमाल करते हैं, मास्टर ऑफ आर्ट्स के लिए MA का इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी के लिए PhD आदि का इस्तेमाल करते हैं। शून्य अधिक स्थान घेरता है, अतः इसके स्थान पर बिंदु का प्रयोग होता है। तो अब ये लाघव चिन्ह लगता कैसे है, ये तो आपको मैंने बता देती हूँ। अक्सर आप देखते होंगे कि कहीं पर भी अगर आपने डॉ लिखा हुआ ऐसे देखा है तो उसके आगे ये इतना बड़ा सा सर्कल लगता है। तो ये इतना बड़ा ये सर्कल नहीं लगाकर हम कैसे लिखते हैं इसको, हम सिर्फ ऐसे करके डॉ लिख देते हैं। जैसे हमने बोला BA, हम क्या बोलेंगे MA, ठीक है ना, है? उसके बाद हम जैसे कैसे लिखते हैं PA,
PhD, ठीक है ना, ये हम क्या लिख देते हैं, PhD। तो अब आप देख रहे हो इसके आगे जो डॉट्स लग रहे हैं यही आपके लाघव चिन्ह कहलाते हैं। वैसे एक्चुअल में लाघव चिन्ह जो होता है वो इस तरीके का होता है, लेकिन लिखते समय ये बहुत ज़्यादा जगह भी घेरता है और इसको बनाने में भी टाइम लगता है। डॉट बनाना बस लिखो और कर दो, इसलिए ये ज़्यादा प्रचलन में आ गए हैं। नेक्स्ट आते हैं त्रुटि बोधक या हंस पद चिन्ह, ठीक है। अक्षर, पद, पद्यांश या वाक्य के छूट जाने पर छूटे अंश को उस वाक्य के ऊपर लिखने हेतु वाक्य के अंश में इसे त्रुटि या हंस पद चिन्ह कहा जाता है। जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया राम ने खाना खाया, अरे ये तो गलती हो गई, उसने तो खाना नहीं खाया, तो हम तुरंत ही यहाँ पर त्रुटि सूचक चिन्ह लगाएंगे और ऊपर नहीं लिख देंगे। जैसे लिखते समय हमसे अक्सर होता है कि कोई शब्द हमसे छूट गया, ठीक है, तो अब उसको या तो मिटाओ वापस या फिर उसको कट करो, तो उससे अच्छा है वो चिन्ह लगा दो और वहां पर वो ऊपर शब्द लिख दो। तो ये इंग्लिश हिंदी दोनों में किया जा सकता है, इसे हम त्रुटि सूचक चिन्ह कहते हैं। जैसे यहाँ है 2 अक्टूबर जी को गांधी होती है, अरे हम जयंती लिखना भूल गए तो हमने ऊपर क्या लिख दिया, जयंती, ठीक है। लिखते समय जब कभी भी हमसे कोई चीज मिस्टेक हो जाती है, हम कोई चीज को छूट जाती है, तब हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं गौड़ विराम चिन्ह, यानी कि अभी तक तो हमने वो सारे लिख लिए जो अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं। कुछ ऐसे चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं जो मोस्टली प्रयोग में नहीं आते हैं, है ना। तो अब ये कौन से चिन्ह होते हैं, चलिए देखते हैं क्या है। पुनरुक्ति सूचक, इस चिन्ह का प्रयोग ऊपर लिखे गए किसी शब्द या वाक्य की पुनरुक्ति से बचने के लिए किया जाता है। जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं ना, जैसे आपने अक्सर देखा है हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे हमने बोला राजेश आज ऊपर बैठा है, ठीक है, हमने ये बोला, ठीक है, और फिर उसी के नीचे राजेश आ रहा है तो हम यहाँ पर कॉमा लगा देंगे, तुम नीचे चले जाओ, नीचे, राजेश तुम नीचे चले जाओ, ठीक है। तो अब आप यहां पर क्या देख रहे हैं, पहली लाइन में जो राजेश था उसी को दोबारा हम लिखने से बचना चाहते थे, तो हमने नीचे उसी के नीचे इस तरीके से 2 कॉमा टाइप के लगा दिए। वो इसलिए लगा दिए ताकि वही शब्द जो है नीचे आ जाए। जैसे है राकेश तिवारी कक्षा 7वीं, तो अब फिर से हम उसी के नीचे लिखना चाहते हैं तो हमने उसी शब्दों के नीचे हम इस तरीके से लगा देंगे। तो इसको बोलते हैं पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, यानी कि बार बार उसी को एक के नीचे एक हमें नहीं लिखना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं योग चिन्ह। योग चिन्ह का मतलब होता है प्लस, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया है, इस चिन्ह का प्रयोग 2 या 2 से अधिक शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है। 2 शब्द हो या 2 से अधिक हो तब हम इसका प्रयोग करते हैं। तो अक्सर जैसे आप संधि वगैरह देखते हो तो वहां पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। विशेषकर संधि को दर्शाने या शब्द की व्युक्ति बताने के लिए भी होता है। जैसे यहाँ पर हमने देखा कि सूर्य प्लस उदय, है ना, आप लोग संधि लिखते हो ना, सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, ऐसे होता है। फिर उपमान, उप प्लस मान, उपमान, तो यहाँ पर इन दोनों शब्दों का योग होने वाला है, इसे हम क्या कहते हैं, योग चिन्ह। नेक्स्ट है हमारा गोली, क्या दिया गया है, डॉट। गोली का मतलब होता है डॉट्स। अक्सर हम लिखते समय कुछ शब्दों को बुलेट्स में इस्तेमाल करते हैं, आप लोग देखते हो ना, बुलेट्स लगाते हैं, डॉट्स लगाते हैं, वो सारी चीजें। इस चिन्ह का प्रयोग मुख्य बात या तथ्यों को सारांश रूप देने में किया जाता है, ठीक है। जैसे हमने देखा रामचरितमानस तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना है। जैसे कि हम अक्सर आपने देखा है कि हम आपको जब स्लाइड्स पे चीज़ों को बताते हैं तो कई चीज़ों को हम बुलेट्स में बताते हैं। जैसे हम किसी की विशेषताओं को बता रहे हैं, जैसे उन्होंने बोला कि भाई किसी की विशेषताएं बताइए, तो हम उसके बारे में हम क्या बताएंगे, जैसे हमने बुलेट में बनाया उदारशील, फिर क्या है, नेक्स्ट है विनम्रता, फिर आया दयालुता, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, परोपकारी,
कारी। तो उसकी जितनी भी विशेषताएं हैं उन सभी को देखो आप यहाँ पर मैं ये गोली अर्थात बुलेट्स के माध्यम से बता रही हूँ। ठीक है, तो ये ही आपकी क्या कहलाती है, ये आपकी इनको बोलते हैं हम गोली या बुलेट्स। ठीक है, ये भी हम चिन्ह अक्सर इस्तेमाल करते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा यानी कि इस तरह की जो तिरछी रेखा होती है, ये क्या होता है, इस चिन्ह का प्रयोग या अथवा के अर्थ में तथा कविता की पंक्ति को अलग करने में होता है। ठीक है, जैसे रति प्लस अनुराग। अब मैं अगर आपको यहाँ पे बोलूं, जैसे मैंने आपको बोला रात दिन, ठीक है, जैसे हमने बोला रात, हमने बोला उसके बाद हमने बोला रात्रि। ठीक है, जैसे अभी हमने क्या बोला था, हमने क्या बोला था, जैसे त्रुटि सूचक या हंस पद था। ठीक है, तो अब यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा त्रुटि सूचक या डैश करके लिखेंगे हम हंस पद। तो ये दोनों चीजें एक ही हैं, तो हम या लगाएं और लगाएं, उससे अच्छा हमने यहाँ पर डैश लगा दिया, तो इसे हम क्या बोलते हैं, तिर्यक रेखा। ठीक है, फिर आते हैं समाप्ति सूचक। अक्सर आप देखते हैं कि जब हम पूरी कहानी या स्टेटमेंट्स को खत्म कर लेते हैं तब हम अक्सर इस तरह के समाप्ति सूचक चिन्हों को लगाते हैं। अक्सर आप लोग अपनी आंसर कॉपी में भी लगाते हो। मैं जब कॉपीज चेक करती हूँ ना, तो मैंने आप सभी की कॉपीज में भी ये देखा है कि आंसर शीट्स को खत्म कर लेते हो या चैप्टर खत्म हो जाता है तब इस तरह का चिन्ह लगाया जाता है। क्या होता है, इस तरीके के होते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग बड़े लेख, कहानी, अध्याय या पुस्तक की समाप्ति का बोध कराने होते हैं। इस तरह कहानी का अंत सुखद रहा। तो अक्सर ये चिन्ह कैसे आप लोग लगाते हो, जैसे आपने ऐसे 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 करके डॉट लगाया, बीच में ऐसे 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 करा, फिर ऐसे ऐसे लगाया, फिर इसके बाद ऐसे 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 क्रॉस लगाते हो, फिर ऐसे करके डॉट लगा देते हो। अक्सर आप लोग है ना, जब कोई चैप्टर खत्म हो जाता है या आपका काम खत्म हो गया तो उस जगह पे आप इस तरीके के जब चिन्ह लगाते हो तो इसे बोलते हैं हम समाप्ति सूचक चिन्ह। तो ये कुछ चिन्ह हैं जो गौड़ चिन्ह हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन अक्सर क्या है ना, हम इनको गिनते नहीं हैं। ठीक है ना, इनको हम गिनती में नहीं लेते हैं, लेकिन ये सारे चिन्ह होते हैं। तो जितने चिन्ह थे हमने आपको सभी बता दिए। अब आप सभी को लगेगा अरे ये तो बड़े आसान थे, ऐसा तो कोई मुश्किल नहीं था। पढ़ने के बाद हम सभी को ऐसा लगता है कि बहुत आसान थे, लेकिन जब तक हम इनकी प्रैक्टिस नहीं करते। तो चलिए अब हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम करेंगे इनकी प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस के लिए हम लेकर आएंगे आपके पास 2 सेशन। एक तो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा जिसमें हम करेंगे प्रैक्टिस वर्क, और फिर उसके बाद करेंगे हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली बार हम इन्हीं प्रैक्टिस वर्क यानी कि विराम चिन्ह के प्रैक्टिस वर्क के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।